Hello aspirants, welcome to EasyS by The Hindu Analysis. Today the date is 9th June, so let's get started. First news is with respect to Jai Shankar to step up diplomatic push on visit to France and Belgium. ये ऐसा कुछ खास निकल के नहीं आना है. इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के रिस्पेक्ट में भी हमने जो डेलीगेशन की 7 टीम्स भेजी थी, ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए तक खर्च किए, बट उससे कुछ ज़्यादा निकल के नहीं आया. इनफैक्ट आप इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप उसको थोड़ी बेशर्मी ही कह सकते हो कि डेनमार्क में ये लोग जाते हैं एंड वहाँ पे कहते हैं कि हम लोगों की मीटिंग हुई है फॉर्मर यानी कि एक्स पार्लियामेंटेरियन से. जो करंट हैं आपको उनसे मिलना था, लेकिन उन्होंने आपसे मिलने में भी इंटरेस्ट नहीं लिया बिकॉज इट वॉज टोटल रबिश विजिट. उसी तरीके से एक कंट्री है सैरा लियोन. ओके, वहाँ पे गई थी सुषमा स्वराज जी की डॉटर जो बीजेपी की एमपी हैं, एंड वहाँ जाके वो डायलॉग मार रही हैं पुष्पा 2 का, दैट इंडिया झुकेगा नहीं. और वो भी पूरा स्पीच हिंदी में, और हार्डली सुनने वाले 4 या 5 लोग बैठे थे. ओके, सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ एक डाइवर्जन टैक्टिक्स थी, बिकॉज एक बहुत ही जेन्युइन डिमांड थी दैट एटलीस्ट हमें एक सीक्रेट सिटिंग ही सही, लेकिन पार्लियामेंट का एक सेशन कन्वेन करना था इम्पॉर्टेंटली, एंड वहाँ पर एग्जैक्टली इस पे डेलिब्रेशन होने चाहिए थे. हमने क्या किया है और हमें नुकसान कितना हुआ है इसमें. क्योंकि सिंगापुर में जब आर्मी चीफ गए हमारे, तो उन्होंने कहा भी कि 7 को पहले हमने एयर स्ट्राइक कर दिए थे जिन टेररिस्ट कैंप पे करना था. उसके बाद फिर 7 को उन्होंने हिट किया और हमारे कुछ राफेल डैमेज हुए. फिर इंडिया ने फिर से तैयारी करके 10th को रिटेलिएट करके पाकिस्तान की एयरबेस पे अटैक किया. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, ठीक है, जिसने डाउट्स क्रिएट किए लोगों के मन में कि आखिर क्यों सरकार भाग रही है इससे, सीक्रेट सिटिंग पार्लियामेंट ऑल पार्टी मीटिंग से क्यों भाग रही है सरकार. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, आर्मी चीफ के स्टेटमेंट. सेकंड इशू आया खुद जयशंकर का, जब इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को कुछ आवर्स पहले बता दिया था दैट वी आर गोइंग टू स्ट्राइक योर टेररिस्ट कैंप्स. ओके, बट द थिंग इज़ कि अगर आपने बता ही दिया है तो फिर उनके जो मेन मास्टरमाइंड है हाफिज़ सईद जैसे, उन्हें मूव करने में कितना वक्त लगेगा वहाँ से. ओके, इफ़ दे आर ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड कि आपके टेररिस्ट कैंप पर हम स्ट्राइक करने वाले हैं, तो डेफिनेट है अगर आप कैंप का नाम नहीं भी बताओगे कि एग्जैक्टली कौन कौन सी जगह पे स्ट्राइक करोगे, तो भी जो उनके मास्टरमाइंड है वो तो मूव कर ही जाएंगे ना वहाँ से. तो जो मेन टारगेट था वो सिर्फ टेररिस्ट को एलिमिनेट करना नहीं था, मेन टारगेट था उनके जो मास्टरमाइंड्स हैं उन्हें एलिमिनेट करना. सिर्फ टेररिस्ट को एलिमिनेट करोगे वो तो फिर रिक्रूट कर लेंगे, बट ये जो मास्टरमाइंड्स है इनको मारना था. और जयशंकर जी ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने इन्फॉर्म किया था पाकिस्तान को. ओके, तो ये दो इश्यूज़ काफ़ी हैं इस बात के लिए कि पार्लियामेंट्री सिटिंग होनी चाहिए और उसमें डेलिब्रेशन होना चाहिए यहाँ पर, और बताना चाहिए कि एग्जैक्टली हमने क्या अचीव किया और क्या क्या हमारा लॉस हुआ. ओके, सो उसके बाद ये करने की बजाय जब ये इस तरीके से डेलीगेशन भेज दिए गए अलग अलग पार्टी के लेके अलग अलग कंट्री पे कि हम लोग अपना पक्ष रखने जा रहे हैं, तो वो सब डाइवर्शन टैक्टिक्स थी सिर्फ, और कुछ नहीं. ओके, तो 100 करोड़ रुपए उड़ा के एंड सारे एमपीज वापस आ गए. एनीवे, ये बातें आप लिख तो नहीं सकते एग्ज़ाम में, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था. अब यहाँ पर मैंने आपको पहले शॉर्ट नोट्स जो दिए हुए हैं, अभी इस बार के बच्चे नहीं, इस सेशन के नहीं, जो पहले मैंने आपको यूरोपियन कमीशन पे शॉर्ट नोट दिया था, मैंने आपको यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में बताया था, इनफैक्ट इसकी पूरा स्ट्रक्चर ही बता दिया था. वैसे मुश्किल है कि एग्जाम में पूछा जाए, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट किस तरीके से फंक्शन करता है, और इनका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल में. ओके, तो यहाँ पर मीटिंग भी होगी इनकी. इसके अलावा यहाँ पर 2 पोर्ट्स हैं जिनको मैंने आईएमसी रूट का जो मेन सेशन किया था उसमें भी बताया था, याद रखिएगा, जहाँ पे अल्टीमेटली ख़त्म होगा ये रूट. वन इज़ मर्सेल, इटली में आता है, एंड पैरूस दैट इज़ ग्रीस में आता है. ओके, ये 2 पोर्ट्स हैं. आपको आप देख ही रहे हो आजकल PYQs, तो यूपीएससी आपसे मैच करने के लिए बोलता है, 3 पोर्ट्स के नाम देगा, कंट्रीज़ के नाम देगा, एंड आपको मैच करने को दिया जाता है. इसलिए मैंने आपको आईएमसी इसी रूट पे आने वाले सभी पोर्ट्स याद कराए थे प्रीलिम्स के लिए. हालांकि क्वेश्चन आया नहीं, बट ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता. इसके अलावा इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके हमने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जाने थे, इंडिया के क्या कंसर्न है और यूरोप के क्या कंसर्न है. ओके, लेकिन अभी भी क्योंकि साइन नहीं हुआ है इसलिए अभी दोबारा रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे गवर्नमेंट्स को ऐसा लगता है कि वो इसको साइन कर लेंगे बाय एंड ऑफ द ईयर, तो हम लोग भी उसको तब तैयार कर लेंगे. ठीक है, अभी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट. मैं आपको ये यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन पार्लियामेंट वाले नोट्स दोबारा से आज शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी. ओके, सो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है.
रशिया ने यहाँ पे ऑफेंसिव लॉन्च किया है यूक्रेन के एक और शहर में जिसका नाम है निप्रोपेट्रोव्स्क। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि ये वो रीजन था ही नहीं जिस पे कभी क्लेम किया था रशिया ने। उन सिटीज़ को पे वॉर करना, उन सिटीज़ को कैप्चर करना जिस पे वो क्लेम करता आया, और क्लेम क्या था, ये नहीं कि ये रशियन टेरिटरी है, क्लेम ये था दैट दिस टेरिटरी इज़ डोमिनेटेड बाय पीपल ऑफ रशियन ओरिजिन। ओके, तो उन्हें ये लगता था कि यहाँ पर जो रशियन ओरिजिन के पीपल हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और यहाँ पर एक रेफरेंडम होना चाहिए, काइंड ऑफ प्लेबिसाइड, और जो उन्होंने करवाया भी। लेकिन उन्होंने पहले इनको कैप्चर कर लिया था, उसके बाद वहाँ पे रेफरेंडम प्लेबिसाइड कराया और इन लोगों ने वोट किया कि यस वी वांट टू जॉइन रशिया। तो वो जो 4 सिटी थी जहाँ पे रशियन ओरिजिन की पॉपुलेशन थी वहाँ तक एक्सेप्टेबल था एक तरीके से, बट अब जिस सिटी पे ऑफेंसिव लॉन्च किया हुआ है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस पे कभी रशिया ने खुद भी क्लेम नहीं किया था और ना ही यहाँ पे रशियन पॉपुलेशन रहती है। बट इसने ये जो अटैक किया है वो रिटेलिएट किया है ड्यू टू दैट ड्रोन अटैक जो यूक्रेन ने किया था रशियन एयरबेस पे। ओके, अभी हमने देखा था 140 अप्रॉक्स ड्रोन्स से इन्होंने फिल्मी स्टाइल में अटैक किया था एंड रशिया के काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉम्बर्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। राइट, तो उसी के लिए रिटेलिएट करने के लिए रशिया ने यहाँ पे बम्बार्डमेंट शुरू की है। इट इज़ नॉट अमंग दी 5 यूक्रेनियन रीजन्स ओवर विच रशिया हैज़ असर्टेड ए फॉर्मल टेरिटोरियल क्लेम। ठीक है, तो ये एक न्यू रीजन है जिसमें रशिया ने अपना ऑफेंसिव शुरू किया है। मॉस्को इन 22 क्लेम्ड द एनेक्सेशन ऑफ फ्रंट लाइन डोनेट्स्क, खेरसोन, लुगांस्क एंड ज़ैपोरिज़िया रीजन। ये वो 4 रीजन है जहाँ पर इन्होंने पहले क्लेम किया था। ओके, और ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये पूछा भी गया था आपसे 2023 के प्रीलिम्स में, 23 या 24 यार एग्जैक्टली याद नहीं है, 23 या 24 के प्रीलिम्स में ये, और उसी फॉर्म में आया था मैच करने के लिए कौन सी सिटी किस रीजन में आती है। ठीक है, तो ये 4 तो आपको अब तक याद होंगे, डोनेट्स्क, खेरसोन, लुगांस्क एंड ज़ैपोरिज़िया। ये चारों तो वो कैप्चर कर चुका था, अब उसने यहाँ पे ऑफेंसिव लॉन्च किया है जो कि उसने कभी क्लेम किया भी नहीं था। ठीक है, बट एक्चुअली इट इज़ अ रिटेलिएशन अगेंस्ट दैट ड्रोन अटैक। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास आज 2 बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे डिटेल में। एनआईए का नोट मैंने आपको दे दिया था, ठीक है, व्हाट्सएप में जो आपको पीडीएफ शेयर की थी उसी के साथ मैंने आपको एनआईए दे दिया था। ठीक है, ये हमने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लिया था और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको कर लेंगे अगर हमें लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तो। ओके, इसलिए ये चीज़ें ना एक बार में याद कर लो, और याद क्या करना है यार, उनके ना इतने शॉर्ट नोट्स बनाना। आप प्रीलिम्स के पीवाई क्यों आपको करवा दिए हैं मैंने, ठीक है, आप वो देख ही रहे हो, मैंने आपके साथ पूरा पेपर डिस्कस किया। उसको डिस्कस करने का मैटर ही ये, मेन पर्पस ही यही था कि हम ये देख लें कि किस तरीके से स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं ताकि आप उसी वे में अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो एनआईए में बस जो जो इंपॉर्टेंट काम के पॉइंट्स हो उसके शॉर्ट नोट बना लेना, रेगुलर रिवाइज करते रहना, ये सब चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होंगी प्रीलिम्स आने तक। अच्छा, बाय द वे ना, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था, हम लोग एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जस्ट फॉर 5 स्टूडेंट्स। ओके, नॉट मच, जस्ट फॉर 5, बट इसमें प्लीज़ जो ऑलरेडी कहीं पे इस वक्त क्लास ले रहे हैं, पहले ले चुके दैट्स फाइन, बट अगर अभी ले रहे हो तो ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो भी अभी ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि आप 8 to 9 आवर्स डिवोट कर नहीं पाओगे इसमें। ओके, एंड आई वांट कि जो भी आप में से है, आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, आपको क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, आपको पूरा प्लान शेयर किया जाएगा, हम 4 मंथ में किस तरीके से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इवन आई एम स्टार्टिंग विथ यू विथ एथिक्स। एथिक्स इसलिए क्योंकि आई टोल्ड यू कि सितंबर तक का जो टाइम है वो करंट अफेयर के साथ साथ आपको देना है एथिक्स में और आपके ऑप्शनल में। ऑप्शनल ऑफ कोर्स मैं नहीं करवा सकता आपको, सबके अलग अलग होते हैं, बट एथिक्स इसलिए क्योंकि इसी से आपके न्यूज़पेपर में जो एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ ये सारी चीज़ें उसमें रिलेट हो जाएंगी और चीज़ें ईजिली तैयार हो जाएंगी एथिक्स की। अगर आप वैसे बुक्स पे रिलाई करोगे आगे चल के और वो एकदम आउटडेटेड एग्जाम्पल्स देती हैं जो 2 साल 3 साल पहले हो चुका है, तो फिर वो याद करने वाली बात आ जाती है, रट्टा मारने की। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो डेली बेसिस पे कर रहे हैं उसको जब हम एथिक्स से रिलेट करके चलेंगे ना तो हमारा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, और इसकी इंपॉर्टेंस आप इसे समझ लीजिए कि विशाखा मैडम वॉज दी वन जिन्होंने इसमें अराउंड 140 अप्रॉक्स स्कोर किया था, अप्रॉक्स ऐसा ही कुछ था। ओके, अगर आप उनके एथिक्स के मार्क्स कम करके वहीं ले आओ उसी रेंज में जहाँ मेजॉरिटी बच्चों के होते हैं 100 110, तो उनकी रैंक बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती। ओके, आईएएस भी नहीं मिलता। तो इसलिए एथिक्स को हम लोग पहले तैयार करते हैं और उसके बाद हम लोग
यहाँ पर अलग अलग स्टैटिक सब्जेक्ट जो मैं आपको कहता हूँ, हम 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेके चलेंगे। आपको डेली मॉर्निंग में टारगेट्स दिए जाएंगे, आप इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका वीडियो 1-to-1। ओके, आप 1-to-1 मेरे साथ वीडियो कॉल पे होंगे। यहाँ पर मैं आपको अपने सामने ही एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। इट वुड नॉट बी लाइक कि मैं आपको बस क्वेश्चन करके और मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, नो। स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आप मेरे साथ लाइव होंगे एंड यू विल सॉल्व दैट एमसीक्यू। डरना नहीं है, डोंट वरी। अगर 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 अगर गलत भी हो रहे हैं तो होने दो, ओके, बट करना, ठीक है। और जब बीच में पॉसिबल होगा हम 1-2 मेंस के आंसर भी डिस्कस करेंगे, या डिपेंडिंग अपॉन कि कोई इशू अगर उस तरीके का आया हो, या जो मैं आपके साथ मेंस 450 प्लस का लेक्चर करूँगा उसके रिगार्डिंग। और इसी के साथ मैं आपसे पर्सनल डाउट सेशन भी लूँगा और अपनी तरफ से बताऊँगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें आखिर कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपसे सिली मिस्टेक कराएंगे, या जो किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको न्यूज़पेपर में बताता हूँ, ओके। तो ये मेंटरशिप ऑब्वियसली फ्री नहीं है, पेड है, बट जस्ट वन टाइम पेड है, वो भी एक नॉमिनल फ़ी। आई डोंट नो अभी कितनी रखनी है, आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, डिपेंडिंग अपॉन, पहले मैं एक बार आपका शेड्यूल बना लूँ। ऑलराइट, तो ये एमसीक्यू हो या मेंस आंसर राइटिंग, या आप मेरे साथ करेंगे लाइव, वो भी 1-to-1। कोई किसी का हेजिटेशन नहीं है कि और बच्चे भी देख रहे हैं या वो आपके पॉइंट सुन रहे हैं, आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे 1-to-1 कि चलिए इस इशू पे बात करते हैं हम लोग। अगर हम क्लाइमेट री इंजीनियरिंग की बात करें तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्हें प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पर, और उनको लेके क्या कंसर्न होते हैं। मुझे आप 5 बच्चों को ट्रेन करना है उस तरीके से सोचने के लिए कि आपको आंसर लिखना बहुत ईजी लगने लगे, ओके। न्यूज़पेपर में अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो पिछले 2-3 साल से, तो यू नो कि मैं किस तरीके से आपके साथ डील करता हूँ, ओके। तो ये मेंटोरशिप सेशन होगा, सिर्फ 5 बच्चे चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं, ओके। एंड प्लीज़ अगर कोचिंग कर रहे हो तो नहीं ज्वाइन करना, और अगर कॉलेज में हो तो भी नहीं करना, ठीक है। 27-28 में अटैम्प्ट देना, वो अपन बाद में देखेंगे आराम से। चलो, यहाँ पर अगेन वही बात हो रही है फ्री स्पीच को लेकर। इसके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए थे। आपको कल फैक्ट शीट भी मिल गई होगी, फैक्ट एंड कोट्स वाली, ठीक है, उसमें भी। और मैंने आपके साथ प्रीलिम्स एक्स्ट्रा भी शेयर कर दी थी, ठीक है, डायरेक्ट शेयर कर दिया था मैंने, वीडियो नहीं बनाया था ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम। आई एम वर्किंग ऑन दिस मेंटरशिप इनिशिएटिव, तो वो दोनों चीज़ें आप देख लेंगे खुद से। इसके अलावा फैक्ट शीट और कोट्स में मैंने आपको कुछ कोट्स लिखवाए थे विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पीच। बाकी ये आर्टिकल मोस्टली बोल बच्चन टाइप का है, आई एम नॉट गोइंग मच इनटू दिस आर्टिकल। मैं सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। जैसे एक लड़का था, उसने नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज़ कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के सीज़ फायर के टाइम, ओके। तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का उसमें कहना था कि यार ये गलत है, आप इमोशनल हो रहे हो, या आपकी इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को इंसल्ट कर सकते हो। द थिंग इज, एक बात बताओ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी पावर कहाँ से ड्राइव कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी पोस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करते हैं? सिटीजन से, राइट। तो इसका मतलब क्या है? दैट सिटीजन कैन हेल्ड यू अकाउंटेबल, ठीक है। आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है ना सिटीजन की तरफ, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हों। उसमें अगर कोर्ट ये कहे कि आप इमोशनल होके आप इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी को ड्रैग नहीं कर सकते मैटर में, तो ये गलत है। देखिए, अगर उसने कुछ ऐसा किया है जो लॉ को वायलेट करता है, जैसे अगर आप डेरोगेटरी रिमार्क दे रहे हो, गाली दे रहे हो, तो दैट इज़ पॉसिबल, तो आप उससे लॉफुली डील कीजिए। लेकिन आप इमोशनल होकर जजमेंट नहीं दे सकते, ओके, कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, नहीं। कोर्ट को क्या दिया गया है? आपको कॉन्स्टिट्यूशन पावर दी गई है, यू हैव टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यू हैव टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। आप जो भी कीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल वे में कीजिए। आप अपना पर्सनल ओपिनियन, जैसे कैलकाटा हाई कोर्ट के एक जज ने क्या कह दिया था, दैट विद रिगार्ड टू दैट वर्जिनिटी, ओके, गर्ल्स की, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने अपना एक जजमेंट दे दिया था। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको यही कहा था कि सी, जब आप एक बार कोर्ट में बैठे हो, अपनी चेयर पे बैठे हो, तो आपका पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता, राइट। उसी तरीके से अभी एक और केस आया था पॉक्सो में, यही सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे एथिक्स में, ओके, तो आपकी प्रिपरेशन ईजी होगी। पॉक्सो में भी यही हुआ था, वहाँ पर कोर्ट ने क्या कह दिया था कि अब ये लड़की कितने भी साल की थी, आई थिंक 13 या 15 कुछ साल की, ठीक है, आई थिंक 15 ऐसे ही कुछ था, 2-4 दिन पहले हमने देखा था, ठीक है, मतलब अंडर एडल्ट नहीं थी, ठीक है, अंडर एज थी, शी वॉज अ मदर। तो कोर्ट ने क्या कहा था, यार इसको अब अगर इसके हस्बैंड को सज़ा देंगे तो इस बेबी का भविष्य खराब होगा। तो उन्होंने कहा था एक काम करते हैं, इस केस को एक्सेप्शन दे देते हैं। तो फिर अगेन बात वहीं निकल के आई थी कि
आप अपनी मर्ज़ी से अपने विम्स एंड फैंसीज, अपने इमोशंस पे बेस्ड जजमेंट नहीं दे सकते। अगर पॉक्सो में ये लॉ है दैट अगर आपने अंडर एज लड़की के साथ सेक्सुअली कुछ भी एक्टिविटी की है, चाहे उसका कंसेंट हो या ना हो, लेकिन अगर आपने किया है तो आपको सज़ा होगी। ठीक है, यानी कि इस केस में इस बच्चे के फादर को सज़ा होनी थी, बट कोर्ट ने, जज साहब ने कह दिया कि एक्सेप्शन दे देते हैं। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पे लागू होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। अभी कमल हसन का केस हुआ, उनकी मूवी को लेके उन्होंने कुछ कह दिया था कि कन्नड़ इज़ एक्चुअली अ चाइल्ड ऑफ तमिल। ओके, तो उसको लेके भी फिर हल्ला हुआ। उसके बाद कोर्ट ने कहा आप माफ़ी मांग लो, रेंडर एन अपॉलॉजी। तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ठीक है, तो कोर्ट का वही इस पूरे आर्टिकल में यही क्रक्स है कि आपको जो भी करना है ये अपॉलॉजी वाला कल्चर मत चलाइए, वरना तो ये होगा कि सभी लोग हमेशा यही कहते रहेंगे उस इंसान ने ऐसा किया है तो यहाँ पे हमारी फीलिंग्स हर्ट हो गई हैं। तो आप ये अपोलॉजी कल्चर चला के इस तरह के लोगों को और एनकरेज कर रहे हो कि आप कुछ भी बोलो अगर या कुछ भी करो तो कीप इन माइंड कि मेजॉरिटी जो ओपिनियन है उसके अगेंस्ट अगर गए तो फिर आप प्रॉब्लम में आओगे। मेजॉरिटी क्या होता है एक डेमोक्रेसी में? एक सिंपल थिंग कि मैं बस कुछ ऐसा ना करूं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो और लॉ के अगेंस्ट हो। ओके, अब अगर उन्होंने कह दिया कि कन्नड़ इज अ चाइल्ड और सिस्टर, यंगर सिस्टर ऑफ तमिल, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट था, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, उसमें इमोशंस हर्ट हो गए, फीलिंग हर्ट हो गई, और अगर हो भी गए तो फिर कोर्ट में जाके कोर्ट अपना स्टैंड क्लियर करे कि लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल वे में कैसे ये गलत है। फीलिंग्स हर्ट हो गई, अपॉलॉजी रेंडर कर दो, दैट इज नॉट द वे। इंडियन कोर्ट्स टुडे आर नॉट डिफेंडिंग द फ्री स्पीच। ये वो केस है, सोशल मीडिया पोस्ट बाय 24-year-old मैन क्रिटिसाइजिंग प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द सीज फायर विद पाकिस्तान फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया इमोशंस कैन नॉट बी परमिटेड टू ओवरफ्लो टू एन एक्सटेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री आर ड्रैग्ड इनटू द। तो ये सब गलत था, ये गलत किया कोर्ट ने। ठीक है, सिटीजन इज नो लॉन्गर द सोर्स ऑफ पावर होल्डिंग द स्टेट टू अकाउंट। यानी कि आप कोर्ट डायरेक्टली हमसे ये कह रहा है कि सिटीजन से ड्राइव नहीं हो रही है पावर, क्योंकि सिटीजन से ही ड्राइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर। हमने लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज़ भारत। ओके, तो वो चीज़ अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर कोर्ट खुद एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कर रहा है। वैन कोर्ट सजेस्ट दी अपॉलॉजीज फॉर लॉफुल स्पीच, ठीक है, अनलॉफुल स्पीच नहीं दी उसने कोई, लॉफुल स्पीच है, दे सेट ए प्रेसिडेंट दैट एक्सप्रेशन मस्ट पास ए पॉपुलैरिटी टेस्ट। दैट मीन्स कि विद इन लॉ के दायरे में रह के भी अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो फिर मैं ये भी सोचूं क्या कि पॉपुलर ओपिनियन से अलग ना हो जाए कहीं ये। ओके, पॉपुलर ओपिनियन तो उस वक्त भी था कि ठीक है मोदी जी सही कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन करके, बट कितनी जाने गई उस टाइम। ठीक है, मोदी जी ने 24 घंटे के हिसाब से लॉकडाउन लगा दिया, ये 4 घंटे के नोटिस पे, उसमें कई लोग मारे गए। ठीक है, पॉपुलर ओपिनियन तो यही था कि बिल्कुल सही है। अब उस टाइम कोई कहता है कि मोदी जी आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, 4 घंटे के नोटिस पे आप लॉकडाउन लगा रहे हो, इसमें सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पॉपुलर अब उसमें कोई कह दे कि मोदी जी का के अगेंस्ट बोल दिया आपने। ओके, तो ऐसा नहीं है, ये कोर्ट बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। व्हेन कोर्ट सजेस्ट अपॉलॉजीज फॉर लॉफुल स्पीच प्रोवाइडेड द स्पीच इज विद इन द लॉ, दे आर सेटिंग ए प्रेसिडेंट दैट एक्सप्रेशन मस्ट पास ए पॉपुलैरिटी टेस्ट। तो ये बिल्कुल गलत कल्चर सेट हो रहा है। दे वैलिडेट द वेरी आउटरेज दैट थ्रेटन्स फ्री स्पीच रादर दैन शील्डिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम इट। अब यहाँ पे कोर्ट जो कर रहा है उस वजह से क्या हो रहा है कि आप तो वैलिडिटी दे रहे हो, जो लोग कह रहे हैं उनको कि हमारी फीलिंग्स हर्ट हो गई, तो आप तो उनको और ज़्यादा वैलिडिटी दे रहे हो, जबकि आपका काम है फ्री स्पीच को डिफेंड करना, शील्ड करना। राइट, सो जस्ट रिमेंबर एंड कीप दिस पॉइंट इन योर फैक्ट बुक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आया तो हम ज़रूर बोलेंगे, या एटलीस्ट इंटरव्यू में तो फिर इस तरह की बातें आपसे पूछी जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इसी तरह की बातें बोलनी है वहाँ। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं सर मेरी कन्नड़ लैंग्वेज में बोला, मेरी फीलिंग हर्ट हुई है, बिल्कुल सही किया कोर्ट ने कमल हसन का माफ़ी मांगने को बोल के, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते आप। ओके, इन्वोकिंग हर्ट फीलिंग्स इज नाउ सफिशिएंट टू इनवाइट जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड स्पीच। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, बस अपनी फीलिंग हर्ट होने वाला ये कॉज इन्वोक करते हैं और कोर्ट पहुंच जाते हैं, और कोर्ट इस तरह की अगर जजमेंट देता है तो उससे कहीं ना कहीं फ्री स्पीच और ज़्यादा हार्म हो रही है। बाय एनकरेजिंग द अपॉलॉजीज एंड मॉरल पुलिसिंग ऑफ लैंग्वेज, कोर्ट क्रिएट ए परवर्स इंसेंटिव।
तो फिर ऐसे में लोग और ज़्यादा एम्बोल्डन होते हैं कि हाँ ठीक है, कोई कुछ भी बोलेगा, हमारी फीलिंग्स हर्ट हो गई हैं, चलो कोर्ट। ओके, नो प्लीज़ इसको आपको एज इट इज़ ही याद रखना है। सी, बट डेमोक्रेसीज आर नॉट बिल्ड ऑन एग्रीएबल स्पीच। अब एक बात बताइए, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स के टाइम इतने जो हर 20 साल में एक्ट आते थे, एक्ट ऑफ 1909, 1919, 1935, 35 पे बेस हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहाँ से निकला? क्या वो ओबीडियंस से निकला था? क्या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ओबीडियंस था हमारा उनके साथ, या प्रोटेस्ट था उनके अगेंस्ट? राइट। तो आज वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें चेंज हुई हैं, गलत चीज़ें ख़त्म हुई हैं, नई चीज़ें आई हैं, इम्प्रूव होके आई हैं, तो वो प्रोटेस्ट से आई है, ठीक है, ओबीडियंस से नहीं आई है। अगर ओबीडियंट रहते तो आज भी सती प्रथा चल रही होती, आज भी विडो रीमैरिज नहीं हो रही होती। राइट। सो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलर ओपिनियन हो उसको ध्यान में रख के ही कुछ बोला जाए, अदरवाइज़ तो फिर राजा राम मोहन रॉय को भी उस टाइम कह दिया जाता, अगर आज का सिनेरियो होता तो कोर्ट उस टाइम भी कह देता आप माफ़ी मांग लीजिए, आपने विडो रीमैरिज की बात कैसे कर दी। बट डेमोक्रेसीज आर नॉट बिल्ट ऑन एग्रीएबल स्पीच, दे थ्राइव ऑन डिसएग्रीमेंट, नॉइसी, रूड और इवन रेकलेस एट टाइम, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्यों? वो नॉइसी भी था, रूड भी था और वायलेंट भी था, और 27 ईयर तक चला। द टेस्ट ऑफ ए सोसाइटी स्ट्रेंथ इज नॉट हाउ वेल इट टॉलरेट्स द पोलाइटनेस, बट हाउ इट हैंडल्स द प्रोवोकेशन। Free speech is not just about giving offense, but about withstanding it. And if India is to preserve its democratic soul, it must restore the dignity of dissent. ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। If India is to preserve its democratic soul, it must restore the dignity of dissent. ठीक है, हमें ऐसा कल्चर नहीं चाहिए जहाँ पे सब लोग ब्लाइंडली ओबीडियंट हो जाएं, एकदम ब्लाइंड फॉलोअर हो जाएं कि जो मेजोरिटी कह रही है बस वही सही है। ओके, इट मस्ट नॉट डिमांड द डिग्निटी ऑफ इंस्टीट्यूशन एट द कॉस्ट ऑफ लिबर्टी। अब ये नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट कहती है जेएनयू की डिग्निटी या फिर आईआईएम्स की डिग्निटी, इन सब में जो चेंजेस किए गए इनके एक्ट में क्यों किए गए? सरकार क्या चाहती है? लिबर्टी कम हो यहाँ से, ठीक है, ज़्यादा फ्री स्पीच भी ठीक नहीं है, ओबीडियंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके, जजेस और यू कैन से जुडिशरी, दे आर द गार्जियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द क्यूरेटर्स ऑफ कल्चर। ठीक है, आप कल्चर की बात करके कि यार लड़की की वर्जिनिटी, ओके, कैलकाटा हाई कोर्ट वाला केस, तो इस ये कल्चर वाली बातें आप कोर्ट के बाहर छोड़ के आइए, वो आपका पर्सनल ओपिनियन ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पर आपको सिर्फ गार्ड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। उसी तरीके से आप मॉरल पुलिसिंग मत कीजिए, ठीक है, आप सिर्फ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रख के डील कीजिए। दे मस्ट प्रोटेक्ट द राइट टू स्पीक एंड नॉट द कंफर्ट ऑफ द लिसनर। Let our courts not forget that the republic was not born from politeness but from the protest. चाहे हमारा रिपब्लिक हो, फ्रेंच रिपब्लिक हो, they all were born from protest, ना कि पोलाइट रह के कि जो हो रहा है ठीक है, ठीक है। और लास्ट में कोट कीजिएगा डॉक्टर अम्बेडकर को, द वर्ल्ड ओस मच टू रेबल्स who would dare to argue in the face of pontiff and insist that he is not infallible. कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है, इंदिरा जी को भी हुई थी, मोदी जी को भी है, हिटलर को भी हुई थी, और ऐसे कईयों को हुई है, दैट वी आर इनफेलिबल। ठीक है, हमें हमें हमारा डाउनफॉल कभी नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए अम्बेडकर जी ने कहा था कि दुनिया को, इन रेबल्स को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, हु डेयर टू आर्ग्यू इन द फेस ऑफ पॉन्टिफ एंड इंसिस्ट दैट ही इज़ नॉट इनफेलिबल। ओके, तो यहाँ से ये 3 बॉक्स जरूर अपने कॉपी में नोट कर लेना। ये वाला अगर पूरा नोट ना भी कर पाओ तो एटलीस्ट इतना कर लेना, ठीक है, दिस वन, क्योंकि ये सब मैं आपको एथिक्स में यूज़ करवाऊँगा। मैं ये आपको कोट्स एंड फैक्ट बुक ऐसे ही नहीं बनवा रहा हूँ, आप भरोसा कीजिए, हम इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। चलो मणिपुर की हालात देखते हैं। मणिपुर के साथ में प्रॉब्लम बहुत हैं। अगर आप देखोगे तो ये जरा सी वैली है, ठीक है, हर तरफ हिल्स बने हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो पूरा वैली है, यहाँ पे पूरा डोमिनेशन है मिताइस का, एंड दीज मिताइस सेंड 40 MLAs आउट ऑफ 60, ठीक है, इस हिल एरिया से। और बाकी पे अलग अलग ट्राइब्स रहती है, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है कुकी। तो ये जो अब वायलेंस इतना लंबा चल गया ना, देखिए एक चीज़ तो श्योर है कि यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, ये जिसे हम कहते हैं सोशल कैपिटल, एक दूसरे पे ट्रस्ट, ये तो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुका है। तो इसे एज वन स्टेट प्रिजर्व करके रख पाना बहुत चैलेंजिंग होगा गवर्नमेंट के लिए, कोई भी गवर्नमेंट जो फ्यूचर में आती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो कहानी तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एन ब्रेन सिंह मिताई ग्रुप से आते हैं, उनका बायसनेस रहा इस पूरे मैटर में।
ओके, मिताईज आर दी हिंदूज एंड दीज आर दी कुकीज़, कुकीज़ आर दी क्रिश्चियंस। तो यहाँ पे सरकार ने प्रेसिडेंट रूल लगा तो दिया, लेकिन उसके बाद भी हालात कुछ चेंज नहीं हुए। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स आर मोर डिफिकल्ट टू एंड बिकॉज द नेचर एंड द लेवल ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ कम्युनिटीज़ हॉस्टाइल टू ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के एथनिक मैटर्स में पूरी की पूरी जो कम्युनिटी होती है वही एक दूसरे के अगेंस्ट हॉस्टाइल हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे हथियार दोनों तरफ के लोगों के पास है, और इन रेबल्स को शील्ड कौन कर रहा है आम पब्लिक। अब पब्लिक क्यों शील्ड कर रही है? देखिए, मिताई कम्युनिटी की पब्लिक इसलिए शील्ड कर रही है कि ये फाइटर्स भी चाहिए हमें, अदरवाइज़ कुकीज़ हमें मार देंगे। उधर कुकीज़ के भी जो कॉमन मैन है वो भी इन लोगों को इसलिए शील्ड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा है कि वरना मिताई फाइटर्स हमें मार देंगे। तो फर्स्ट थिंग तो जो गवर्नमेंट कर रही है वो इन सारे रेबल्स से अपने वेपन सरेंडर कराओ। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। तो उन्होंने वेपन सरेंडर किए हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और बॉडी है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की थी, दिस अरमबाई तेंगोल। ठीक है, ये बॉडी है मिताई लोगों की और काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट टाइप की आउटफिट है, और इसका डोमिनेंस इतना ज़्यादा है दैट चाहे आप चीफ मिनिस्टर हो, एमएलएस हो या कोई भी हो, ठीक है, इस बॉडी के अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ डोंट मिस जज मी फॉर दिस। ओके, ये वैसे ही हाल हैं जैसे कि 1984 में एक टाइम पे हुआ था भिंडरा वाले के टाइम पर, कि सब कुछ काफ़ी कुछ कंट्रोल किया जा रहा था गोल्डन टेम्पल से, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर को भी असैसिनेट कर दिया गया था। जो डीजीपी थे पंजाब के उनको वहीं स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पे तलवार से मार दिया गया, राइट। तो काफ़ी कुछ वहीं से कंट्रोल हो रहा था उस टाइम भी। वैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन ये अरमबाई तेंगोल है। इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ाया था, जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक बार इसको हम रिवाइज करेंगे। दिस अरमबाई तेंगोल स्टार्टेड इन 2020 एज अ कल्चरल आउटफिट। ठीक है, स्टार्ट हुआ था कल्चरल आउटफिट, बट इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रांसफॉर्म हो गया ओवर द टाइम इनटू अ वेरी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ वन ऑफ द टू हार्डलाइन मिताई ऑर्गेनाइजेशन। एक और ग्रुप है इसके अलावा, मिताई लिपुन, ये भी काफ़ी रेडिकल ग्रुप है मिताईस का। It is suspected to be involved in large number of Metai Kuki clashes which broke out in May 2023. ओके, अब क्योंकि ये हथियार रखने पे लगा था अपने पास, इसके पास वेपन्स के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट आने लगा, और सब लोग अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में इनको ज्वाइन करने लगे, और इनकी मेंबरशिप बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई ड्यूरिंग दी कन्फ्लिक्ट। जब एक कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी अगर आपके सामने लड़ने के लिए खड़ी है, आपके अगेंस्ट खड़ी है, तो आप हमेशा एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहोगे जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, दे हैव बीन अक्यूज बाय कुकी ग्रुप्स एंड द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, इवन इन्होंने जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उन पे तक अटैक किए, ऑफ प्लेइंग ए लीडिंग रोल इन द वायलेंस। अरमबाई तेंगोल हैज़ बीन अक्यूज ऑफ टारगेटिंग द नागा कम्युनिटी मेंबर्स ऑल्सो। ये नागा भी रहते हैं यहाँ पर कुछ। एंड द ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑल्सो सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन गन फाइट विद a unit of Assam Rifles just before Union Home Minister visited मणिपुर इन 2023। ओके, सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नागास के अगेंस्ट भी ब्रुटल एक्शन लेता है, वायलेंस करता है। ठीक है, ये कुकीज़ के अगेंस्ट भी कर रहा है इस पूरे में, और इवन ये असम राइफल यानी कि सिक्योरिटी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके अगेंस्ट भी कर रहा है। ओके, और अब आप मान लीजिए कि इसका दबदबा इतना ज़्यादा है कि जो पुलिस है वहाँ की लोकल, वो भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। पुलिस छोड़िए, आप एमएलए मिनिस्टर्स नहीं जा सकते। इसने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें सब आए थे। ये थी वो न्यूज़ जो हमने डिस्कस की थी, ग्रुप समन द मणिपुर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। आप इनका दबदबा देखिए कि ये पूरे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ बुला रहे हैं, और इन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारी डिमांड्स रखी। फर्स्ट इज डी लिस्टिंग ऑफ कुकीज़ फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। फर्स्ट डिमांड इन्होंने रखी कि कुकीज़ को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट से बाहर करो। सेकेंड इज डिपोर्टेशन ऑफ रेफ्यूजीज टू द कैंप्स इन मिजोरम। थर्ड इज़ बॉर्डर फेंसिंग होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो असम राइफ़ल है इसमें कुकी लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस असम राइफ़ल को यहाँ से हटाओ, कोई दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ। दीज कुकी इन असम राइफल दे आर नॉट न्यूट्रल। रिप्लेसमेंट ऑफ असम राइफल्स विद अदर पार्लियामेंट्री फोर्सेज एंड रिवोकिंग द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड कुकी मिलिटेंट ग्रुप। ये जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट है ये 2008 में हुआ था सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व थी, और फिर इन्होंने ये डिमांड की दैट सेंटर को कि इसको रिन्यू ना किया जाए, यानी कि ये जो सीज़ फायर काइंड ऑफ था, पीस डील थी, इसको अब ख़त्म होने दिया जाए, इसको लैप्स होने दिया जाए, और इन कुकी मिलिटेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। सब्सिक्वेंटली अरमबाई तेंगोल लीडर
खुमान ही एड्रेस ए लार्ज गैदरिंग। अब ये बताता है कि सोसाइटी कितनी ज़्यादा रेडिकल हो चुकी है यहाँ पे इस वक्त। ही क्लेम्ड दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग मणिपुर सीएम, ठीक है, हालांकि वो आए नहीं थे, लेकिन बाकी सारे एमएलए मिनिस्टर्स आए थे जो मिताई से बिलोंग करते हैं, और 60 आउट ऑफ 40 जो हैं ये मिताई से ही हैं एमएलएस। ओके, all the representatives including the MLAs they were made to sign a set of demands, ये जो ऊपर हमने देखी, and told to pressure the central government to translate them into action। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इसका डोमिनेंस कितना है सोसाइटी में। While Arambai maintained a shadow presence in the beginning of conflict, these developments showcase that the strength and legitimacy of the group is increasing। ओके, तो जब तक इस ग्रुप के साथ कोई सेटलमेंट नहीं होगा, और ये बहुत ज़्यादा रेडिकल है, इनका सिंपल मानना है कि पूरा मणिपुर अब मिताईस को ही बिलोंग करता है, पूरा पावर कंसंट्रेशन इन्हें अपने हाथ में ही चाहिए। अब ये जो दोबारा से इम्फाल वैली में प्रोटेस्ट इरप्ट हुए, इसका रीज़न क्या रहा है? यही रीज़न रहा है कि प्रेसिडेंट रूल के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस आउटफिट अरम्बाई तेंगोल के अगेंस्ट एक्शन लिया, इसके लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया, और इस वजह से ये प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो नाउ मणिपुर इज अगेन गोइंग थ्रू अ वायलेंट सीन। ओके, दिस हाईलाइट द नेसेसिटी एंड द डिफिकल्टी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लॉ एनफोर्समेंट मेजर्स इन द एथनिक कन्फ्लिक्ट। This group engaged in acts of lawlessness and targeting those who did not agree with its militant agenda with violence and the threats. It has also coerced MLAs into signing pledge for its chauvinist cause, जो pledge हमने demands नीचे देखी, and bracing inability to rise above the partisanship। ठीक है, वो पूरे biased रहे इस मैटर में और ये बढ़ने दिया। आज अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो दिस मैन, अगर इन्होंने इस वायलेंस को उसी वक्त रोक लिया होता तो आज ये हालात नहीं होते मणिपुर के। बट इन्हें कहीं ना कहीं लगा ठीक है, अच्छा है, मिताई पॉपुलेशन मेरी कम्युनिटी है पूरी, 54% पॉपुलेशन है इनकी, और सब हिंदू हैं हम लोग, और अगर ये जीत जाते हैं इस पूरी सिविल वॉर में तो अल्टीमेटली आई वुड बी दी सीएम फॉर लाइफ टाइम, इन अ वे। ठीक है, तो आज ये आदमी जिम्मेदार है जो हालात मणिपुर में हैं। द सिक्योरिटी फोर्सेज वर अनएबल टू एक्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रोटेक्शन फॉर द वायलेंट ऑफेंडर्स। वायलेंट ऑफेंडर्स को पब्लिक इसलिए प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि आप उनको ऑफेंडर देख रहे हो, बट वहाँ की जो पब्लिक है वो कैसे देख रही है अपने अपने ग्रुप के वायलेंट ऑफेंडर्स को, कि ये हमारे प्रोटेक्टर हैं। ठीक है, दे आर प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट एनिमीज। सो क्या करें अब इसमें? वी नीड टू कन्वीन दी ऑल पार्टी मीटिंग्स एंड इन्वॉल्व सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अक्रॉस ऑल एथनिक लाइन्स। ठीक है, अब ये कहने लिखने सुनने के लिए तो अच्छा है, बट सच्चाई यही है कि इस वक्त सोशल डिवीज़न इतना हाई हो चुका है दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप द मणिपुर यूनाइटेड, वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, सो मे बी आई डोंट नो, क्योंकि उसकी जो जोग्राफी है वो भी कुछ इस तरीके की है कि हिल्स के बीच में वैली है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको डिवाइड करके और दो यूनियन टेरिटरी बना दो। ये इस तरीके का वे फॉरवर्ड मत लिख देना। कई लोगों के दिमाग में आता है कि ऐसा वे फॉरवर्ड लिख देते हैं, यूनियन टेरिटरी बना दो, कुकीज़ की अलग, मिताईस की अलग, नॉट पॉसिबल। उसकी जोग्राफी ऐसी है कि पूरी वैली में रहते हैं मिताईस, ठीक है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और हिल्स में रहते हैं कुकीज़, आप उनको भी डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे इस तरह के वो मत दे देना वे फॉरवर्ड। चलो, ये तो हमारे काम का नहीं है यार। हाँ, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छी न्यूज़ है और खुशी भी होगी शायद पढ़ के आपको। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उसके बाद डिफेंस कंपनीज़ का जो स्टॉक मार्केट है, डिफेंस सेक्टर में जो कंपनीज है उनकी शेयर्स में काफ़ी उछाल देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी डिमांड भी आ रही है उनके पास फॉरेन से कि हमें आपसे आकाश मिसाइल चाहिए, हमें आपसे ब्रह्मोस चाहिए स्पेशली। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, एक है प्रोडक्शन और दूसरा है एक्सपोर्ट। अगर हम प्रोडक्शन देखें इन टर्म्स ऑफ रुपी, ठीक, तो प्रोडक्शन 6.4 लाख करोड़ 2017-18 से 6.4 लाख से पहले तो नीचे गया, लेकिन उसके बाद देखिए कि बढ़ के कितना ऊपर गया है, 17.3 लाख करोड़। ठीक, बहुत होता है, सॉरी 17.3% आपकी रेट ऑफ ग्रोथ है, गया है 1.5 लाख करोड़। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा बूस्ट मिला है, और बूस्ट मिला है हमारे एक्सपोर्ट्स को भी। अब एक्सपोर्ट में या प्रोडक्शन में आप दो चीज़ें देखिएगा, एक है पब्लिक सेक्टर जैसे HAL टाइप के, और दूसरे हैं प्राइवेट सेक्टर जैसे अडानी डिफेंस, रिलायंस डिफेंस एंड सो ऑन। ओके, तो इसमें शेयर देखिए प्राइवेट डिफेंस कंपनीज़ का प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में।
तो यहाँ पे अगर हम एक्सपोर्ट्स में शेयर देखें प्राइवेट का तो काफ़ी बड़ा है। ओके, और उसी तरीके से अगर हम प्रोडक्शन में देखें तो प्रोडक्शन में भी प्राइवेट का शेयर बड़ा है, लेकिन उतना ज़्यादा मैसिवली नहीं, लेकिन इंक्रीज तो हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज टोटल वैल्यू ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट हैं, टोटल एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो 17-18 में तो हम लोग सिर्फ यहाँ थे, लेकिन अभी हम लोग काफ़ी ऊपर निकल गए, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ से ऊपर। ये सारी चीज़ें अभी मैं और क्लियर करूँगा, अभी इस पर एक बार देख लो। पब्लिक प्रोक्योरमेंट बाय एमएसएमई, अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एमएसएमई को भी इन्वॉल्व किया जाए, और सरकार ने मैंडेटरी भी किया था। तो इसमें जो भी पार्ट्स वगैरह लेने होते हैं छोटे छोटे कुछ कुछ, ठीक है, वो हम लोग एमएसएमई से लेते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि जो टारगेट रखा गया था उससे ज़्यादा सरकार एमएसएमई से प्रोक्योर कर रही है। ओके, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये सब। अब हम लोग आ जाते हैं जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। यहाँ पर फर्स्ट थिंग इज दैट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस में इट हैज़ पिक्ड अप इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ऑलमोस्ट 1.3 लाख करोड़ तक का डिफेंस प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर हम लोग 1 लाख करोड़ से ऊपर का प्रोडक्शन एक बार नहीं, लगातार ये दूसरा साल है जब इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर गया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट ऐसे आएंगे, आजकल तो बहुत लेंथी स्टेटमेंट ही पूछने लगा है। रिमेंबर, पिछले 2 साल से लगातार इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है। सेकेंड इज इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स, दे हैव पिक्ड अप एंड एक्सीडेड 20,000 करोड़ इन पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले 2 साल में हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट भी था वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, और सरकार ने अपने सामने टारगेट भी रखा था कि हमें 1 लाख करोड़ तक का, ये राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट था, हमें 1 लाख करोड़ रुपीज़ के एक्सपोर्ट करने हैं। ठीक है, 2025 तक अचीव करना है। हालांकि उतना नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने 20,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पर मोस्टली हम लोग क्या भेजते हैं, स्मॉल आर्म्स, बुलेट्स एंड ऑल, ठीक है, प्रोटेक्टिव गियर्स, हेलमेट वगैरह, आर्टिलरीज छोटी छोटी, वो जो कंधे पे रख के मारते हैं। द एक्सपोर्ट टारगेट सेट फॉर द करंट फिजिकल ईयर इज 30,000 करोड़। ठीक है, इस साल का टारगेट है 30,000 करोड़, और ओवरऑल हमने पहले टारगेट सेट किया था 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करना है, बट मे बी 2030 तक तो अचीव कर ही लेंगे। अब इसके बाद आते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। तो प्रोडक्शन के मामले में अगर हम देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर इज लीडिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, बट अगर एक्सपोर्ट के टर्म्स में देखेंगे आप तो प्राइवेट कंपनीज आर लीडिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, प्रोडक्शन पब्लिक वाले ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्राइवेट वाले ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक वाले जो है वो मोस्टली गवर्नमेंट को ही सेल करते हैं, वो यहीं पे उसी के हिसाब से बनाते हैं, सरकार से जो ऑर्डर मिलता है, जैसे तेजस, ओके, HAL बना रहा है। जबकि जो प्राइवेट वाले हैं वो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जो एक्सपोर्ट की जा सके तुरंत ही। गवर्नमेंट हैज सेट अ मैंडेटरी टारगेट ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम MSME टू इंश्योर स्टेट सपोर्ट टू ईच यूनिट, और सरकार इस टारगेट से आगे ही चल रही है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट इज द शेयर ऑफ डिफेंस इन ओवरऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ बीन डिक्लाइनिंग। अब सरकार की अगर आप ओवरऑल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन हो रहा है, तो क्या ये बुरी बात है? नहीं है। सरकार का यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, लेकिन प्राइवेट बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और सरकार चाहती भी यही है कि प्राइवेट वाले खुद ज़्यादा इन्वेस्ट करें ताकि सरकार को कम इन्वेस्ट करना पड़े इधर। ऑलराइट, तो ये 3-4 काम के पॉइंट्स हैं। पहला कि हमने लगातार दूसरे साल अचीव किया है टारगेट 1 लाख करोड़ से ऊपर का प्रोडक्शन। सेकंड इज़ कि हमारे एक्सपोर्ट 20,000 करोड़ से ज़्यादा गए हैं, हमने टारगेट रखा है 30,000 करोड़ का। थर्ड पॉइंट इज़ प्रोडक्शन में पब्लिक सेक्टर ज़्यादा कर रहा है, जबकि एक्सपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा कर रहा है। ओके, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट इज़ दैट MSME के से प्रोक्योरमेंट मैंडेटरी की गई है, और उसका जो टारगेट है वो हम उससे अबव चल रहा है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कि गवर्नमेंट का जो शेयर है इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर में वो डिक्रीज हो रहा है और प्राइवेट का इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस, ये सारी बातें हम लोग अब तक कर ही चुके हैं। सेंसस कोई नया नहीं है, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मेंशन है कि पब्लिक की काउंटिंग होनी चाहिए, और N.A. अकबरी में भी मेंशन है अबाउट दिस पॉपुलेशन सेंसस। ठीक है, तो एंशिएंट और मिडाइवल दोनों में हमें इसका मेंशन मिलता है। 1881 में स्टार्ट हुआ था, और पहले सेंसस कमिश्नर रहे थे W.C. प्लोडेन, और लास्ट सेंसस जिसमें कास्ट एन्यूमरेट की गई थी वो था 1931 का। ओके, सेंसस आता है यूनियन लिस्ट में, और पार्लियामेंट ने इसके लिए एक्ट जो बनाया है वो है सेंसस एक्ट 1948।
सेंटर दो लोगों की अपॉइंटमेंट करती है यहाँ पर। पहले हैं सेंसस कमिश्नर जो पूरी एक्सरसाइज को सुपरवाइज करते हैं, और दूसरे वो अपॉइंट करती है सरकार डायरेक्टर्स ऑफ सेंसस ऑपरेशन जो सुपरवाइज करते हैं ऑपरेशन को इन सेवरल स्टेट्स। ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट दोनों का सेंटर ही करेगा। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का इन दोनों की अपॉइंटमेंट में कोई रोल नहीं है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेंसस ऑफिसर्स। ठीक है, बाकी वो जो पूरा आप टीचर्स वगैरह को जो देखते हैं वो लोकल अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करती हैं स्टेट्स की। ठीक है, ये याद रखिएगा बस कि सेंसस कमिश्नर ये सारा मैटर सुपरवाइज करेंगे नेशनल लेवल पे, सेंटर अपॉइंट करेगा, और ये होते हैं जो अलग अलग स्टेट पे ऑपरेशंस को सुपरवाइज करते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ सेंसस ऑपरेशन। इन दोनों के अपॉइंटमेंट सेंटर करता है। दो फेजेस में किए जाते हैं सेंसस। पहले ये लोग आएंगे, आपके सिर्फ हाउस को लिस्ट करेंगे, और फिर ये दोबारा आएंगे कुछ मंथ बाद, तब ये एक एक मेंबर को लिस्ट करेंगे। ओके, पहले हाउस लिस्टिंग में बस वो यही सब देखते हैं कि आपका घर कच्चा है, पक्का है, आपके यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स क्या है, आपके यहाँ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, किचन कैसा है, कुकिंग फ्यूल क्या यूज़ कर रहे हो। जबकि सेकंड फेज़ में जब वो आते हैं तो आपका नाम, सेक्स, एज, रिलीजन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ओके, तो ये दो फेज़ में किया जाता है। डेकेनियल सेंसस हर 10 साल में होता है। 81 से शुरू हुआ था और 2011 तक गया बिना किसी ब्रेक के। फिर 2021 में क्यों नहीं हुआ? कोविड एक रीज़न था, लेकिन कोविड के बाद भी सरकार ने इसको इसलिए नहीं कराना चाहा क्योंकि हमारी डिलिमिटेशन वाली जो फ्रीजिंग थी वो कहती थी कि 2026 के बाद, पोस्ट 2026 जो फर्स्ट सेंसस होगा, अगर सरकार ने 2021 में करा लिया होता तो फिर अगला सेंसस पोस्ट 26 कब आता? 2031 में। लेकिन सरकार कुछ करना चाहती है 29 के इलेक्शन से पहले ही। जो डी फ्रीजिंग जा रही है ना, 2026 तक फ्रीज है, ठीक है, वो हटेगी। लोकसभा की सीट्स ज़्यादा होंगी, अब बढ़ेगी, इसलिए नया पार्लियामेंट में 900 सीट्स बनाई गई हैं न्यू बिल्डिंग में। ओके, तो सरकार पोस्ट 26 का ही वेट कर रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम मार्च 27 से शुरू करेंगे जनगणना सेंसस, इसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए। वो ठीक भी है, अगर आप पर्सनली पूछेंगे ना तो इवन आई एग्री कि लोकसभा की जो डिलिमिटेशन है वो ज़रूरी है अब होना, क्योंकि हम लोगों ने कहाँ फ्रीज कर रखी है 1971 में। ठीक है, यानी कि आज भी ये तब की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है जब पॉपुलेशन हार्डली कहीं 80 करोड़ के आसपास रही होगी। ओके, इसलिए आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा मुस्लिम मेंबर्स नहीं मिलते हैं पार्लियामेंट में, नहीं मिलते हैं। ओके, इवन SC ST का भी जो रिजर्व सीट्स हैं वो कम हैं अभी। ओके, तो आज की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 141 करोड़, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन ट्रू सेंस ज़रूरी है कि ये सेंसस हो और डिलिमिटेशन भी हो। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एन्यूमरेट द कास्ट डिटेल्स ऑफ ऑल हिंदूज़। तो यहाँ पे पहली बार कास्ट डिटेल्स ली जाएंगी आफ्टर 1931। अभी तक जो कास्ट डिटेल ली जाती थी वो सिर्फ SC और ST की ली जाती थी, अब सभी की ली जाएगी। दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि ये सेंसर पोस्टपोन किया गया 2027 तक, क्योंकि पहले भी एक बार कास्ट सेंसस कराया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा 2011 में, लेकिन उसमें इतना इतना बेकार डेटा आया था कि सरकार ने पब्लिश ही नहीं किया उसको कि नहीं यार ये डेटा ठीक नहीं आया है। ओके, तो इसलिए सरकार ने कहा है कि आप रुकिए, हमें 2 साल का टाइम और दीजिए, हम पहले अच्छा सा पूरा फुल प्रूफ तैयारी कर लें ताकि जो कास्ट का डेटा निकल के आए वो पहले की तरह गड़बड़ ना आए। Okay, this will be the first census after 26. It will be used for delimitation exercise on determining revised number of seats in Lok Sabha as well as state assemblies. Okay, और यही बेसिस बनेगा 1/3 रिजर्वेशन फॉर दी वेमेन का। राइट, तो यहाँ पर अब वे फॉरवर्ड क्या है? फर्स्ट इज, सबसे इंपॉर्टेंट है दैट दिस एन्यूमरेशन ऑफ कास्ट डिटेल नीड्स टू बी डन इन अ सिस्टमैटिक एंड फ्लॉलेस मैनर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसी के लिए सरकार ने 2 साल मांगे हैं ताकि हम लोग अच्छा फ्रेमवर्क तैयार कर सकें इसका। हाउएवर देयर आर जेन्युइन एप्रीहेंशन ऑफ सदर्न स्टेट्स एंड सम स्मॉलर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसे हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट। दे फियर कि हम लोग लूज़ कर सकते हैं अपना पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि हमारी जो सीट्स होंगी वो कम हो जाएंगी और यूपी, बिहार, MP, राजस्थान जैसे स्टेट्स की सीट्स बढ़ जाएंगी। ओके, बट मैंने आपको बताया कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है, दैट आप अलग अलग बेसिस पे, जैसे अभी सपोज 10 लाख पे एक सीट दी जाती है तो इसको डिफरेंट कीजिए। ठीक है, 10 लाख पे एक सीट दीजिए सदर्न स्टेट्स को या उन स्टेट्स को, सब स्टेट्स को जिनकी पॉपुलेशन कंट्रोल की है, और 20 लाख पे एक सीट दीजिए उनको जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बट जितना हम BJP को जानते हैं वो डेफिनेटली कुछ ऐसा ही करेगी जिससे उनकी जो BJP की जो मेन स्ट्रेंथ लाई करती है वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में है। ओके, तो कहीं ना कहीं सदर्न स्टेट्स के एप्रीहेंशन कुछ ठीक भी है। चलो,
इंडिया इज़ प्लानिंग टू लोकलाइज ईवी मैन्युफैक्चरिंग। पहले उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लें जो सरकार न्यू स्कीम गाइडलाइन लॉन्च की है सरकार ने। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये लॉन्च किसने की है? ओके, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। वो ट्रांसपोर्ट वाले में मत चले जाना, ठीक है। इस बार भी सर पीएससी ने आपसे खेला था एग्ज़ाम में, उसने कुछ बॉडीज़ पूछी थी और मिनिस्ट्रीज़ पूछी थी सामने, ठीक है। और वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि ये आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते थे इसको कॉमन सेंस से। ओके, तो ये स्कीम जो लाया है, ये जो लॉन्च की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने की है। नाउ सेकंड थिंग इज़, चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया है, हमने रिडक्शन कर दिया है कस्टम ड्यूटी में फ्रॉम 70 to 100% टू जस्ट 15%। दिस इज द फर्स्ट चेंज कि अब पूरी जो बड़ी बनी बनाई गाड़ियाँ आएंगी, पहले उन पर इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, अब से 15% लगेगी। सेकेंड इज कि यहाँ पर ये जो ड्यूटी कट अप्लाई किया गया है, ये अप्लाई किया गया है सिर्फ उन गाड़ियों पे जिनकी कीमत एटलीस्ट 29.7 लाख टू बी प्रिसाइज, बट अप्रॉक्स 30 लाख से ऊपर है। और ये सिर्फ 5 ईयर तक के लिए नोटिफाई किया गया है इस वक्त। प्रोवाइडेड आपको ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे मिनिमम 4,150 करोड़ इन इंडिया ओवर 3 ईयर्स, ठीक है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड चीज़ क्या हुई थी कि आपको डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना होगा एटलीस्ट 25% का विद इन 3 ईयर्स, एंड इसको बढ़ा के 50% तक ले जाना होगा बाय 5th ईयर। नेक्स्ट इज सिर्फ मैक्सिमम 8,000 व्हीकल्स अलाउ किए जाएंगे इंपोर्ट करना एनुअली अंडर दिस कंसेशनल रिजीम। एंड then Ministry of Heavy Industries estimate that an imported EV under the scheme would incur a landing cost of 36 lakh, significantly lower than before। क्योंकि अगर 30 लाख की गाड़ी मान लें हम, ठीक है, तो पहले तो इस पर पूरा 100% ही लग जाता था, राइट। अब तो सिर्फ आपका 15% ही लग रहा है ना, तो ये 36 की बढ़ के सिर्फ 36 की कीमत होगी। पहले तो 100% यानी कि पूरी डबल हो जाता था, राइट। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है, स्पेशली टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा, क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्री ही बनाती हैं करीब 50% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, ठीक है। आपने देखा होगा कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा जो बूम आया वो आया है 3 व्हीलर में। अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हैं, आप देखते होंगे वो 3 पहिए वाली रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा चलती है, इसमें बहुत बूम आया है। 4 व्हीलर वाले में ज़्यादा नहीं आया है, क्योंकि लोग अभी भी मानते हैं चार्जिंग स्टेशन और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा नहीं है। 2 व्हीलर में भी अच्छी सेल हुई है, लेकिन इसमें फायर इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं, स्पेशली ओला वाली में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर Tata opposed Tesla's demand for lower import duties, arguing that such a move would disrupt an investment climate based on stable protectionist tax regime। क्योंकि टाटा चाहता था कि अभी आप प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लगा रखें कि अगर उनकी इंपोर्ट करने वाली गाड़ी 60 लाख की पड़ रही हो, टाटा नियरली अच्छी क्वालिटी बना के दे रही है आपको 40 लाख में, तो फिर आप टाटा की लेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये पड़ रही है इसकी हार्डली 36 लाख में, तो फिर टाटा की क्यों लेगा कोई? तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इस पे खुश नहीं हैं। डेटा रिवील दैट ओवर 80% ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस इन इंडिया इन 24 केम फ्रॉम लोअर लोकल मैन्युफैक्चरर, ठीक है। करीब 80% गाड़ियाँ जो सेल हुई हमारे यहाँ पे या प्रोड्यूस हुई, वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने की थी। लेकिन अब अगर टेस्ला की आने लगेगी और दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी फॉरेन की, और वो भी सिर्फ 15% ड्यूटी के साथ, तो फिर टाटा महिंद्रा इनके कंसर्न जेन्युइन है। While Chinese imports contributed less than 15% to EV sales, thanks in part earlier to the high duty barrier and availability of affordable domestic option। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी ये जो झुक गए ना वहाँ पे ट्रंप के सामने, ये ठीक नहीं था। ओके, वहाँ ट्रंप पूरा सपोर्ट दे रहा है टेस्ला को एक्सपैंड करने के लिए। उसने मैंडेटरी कर दिया अमेरिका में कि आपको इलेक्ट्रिक कार ही लेनी होगी। हालांकि अभी दोनों की लड़ाई चल रही है, ठीक है, लेकिन उसने मैंडेटरी कर दिया था कि आपको इलेक्ट्रिक कार लेनी होगी, तो उससे टेस्ला की सेल बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है कि लोग सरकार जो प्रोटेक्शन दे रही थी हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को, वो हट गई है अब। Analysts argue that the new policy may tilt the scale in favor of foreign capital, thereby impacting domestic players and job creation। और ये ज़्यादा बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। अगर पूरी कंप्लीट कार आने लगी फॉरेन से इंपोर्ट होके, तो फिर ये जॉब कैसे क्रिएट होंगी यहाँ? EV typically requires fewer moving parts than the traditional IC engines। This shift could also mean fewer jobs in traditional manufacturing sector unless accompanied by new skilling initiative। बट अब इसमें न्यू स्किल्स आप क्या कर लोगे, क्योंकि IC इंजन वगैरह की जो गाड़ियाँ होती थी, ठीक है, इस इंजन में तो काफ़ी पार्ट्स वगैरह यूज़ होते थे, लेकिन ये जो बैटरी बेस्ड है इसमें कोई ज़्यादा कर नहीं सकते आप, तो जॉब्स का लॉस तो होगा। Furthermore, India's continued reliance on the imported batteries and components along with higher upfront cost of EV remains a barrier to mass adoption and localization।
चलो अब इस आर्टिकल पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे पॉलिसी के प्रोविजंस तो देख लिए कि वो क्या करना चाह रहा है। अब कुछ का मानना है कि ये सही स्टेप लिया है आपने डायरेक्शन में, बट ओनली इफ शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी विद डोमेस्टिक ऑटोमेकर्स, और ये चीज़ मोदी जी कर नहीं पाए। चाइना ने जब 2008 में किया था तो उसने मैंडेटरी किया था कि आपको मुझे टेक्नोलॉजी देनी होगी, बट यहाँ पर ये चीज़ हम लोग अचीव नहीं कर पाए। कोई भी कंपनी के साथ हमने ये नहीं कहा, हमने बस ये कह दिया कि आपको इतना इन्वेस्ट करना है, वो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होगा। इंडिया मस्ट नॉट बिकम ए डोमेस्टिक हब फॉर प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट्स अलोन। अब वो जो इन्वेस्ट करेंगे आपको 4000 करोड़, वो किसी भी कंपोनेंट वगैरह बनाने में इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे। इवन चाइना के साथ जब टेक्नोलॉजी शेयर हुई थी तो उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको मास्टर तो कर लिया, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने क्या किया, दे हैव बिल्ड दी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, दे फोकस ऑन स्किलिंग, दे फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलॉन्ग साइड अंडरटेकिंग द इनोवेशन प्रोजेक्ट एंड दिस इनेबल द कंडीशंस कि फिर कंपनीज ने खुद कहा ठीक है हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, आपके लोकल कंपनीज जो हैं इनके साथ हम टाई अप करेंगे, आपके पास बहुत अच्छी स्किल्ड वर्क फोर्स है, ओके तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करने को तैयार है एंड हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट भी करने को तैयार है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम बस ये सोच रहे हैं कि इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, ना अपने लोगों को स्किल देने पे कोई ध्यान है, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमने कुछ अचीव किया है, और ना ही हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है इन ईवीज़ को बनाने के लिए। चाइना अकाउंटेड फॉर 70% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन 24। आई टोल्ड यू ना, उनका एक वो चलता है 50 मिनट्स असेंबलिंग दी कार, ठीक है, जस्ट 59 सेकेंड, सॉरी 59 सेकेंड्स में वो एक कार असेंबल कर रहे हैं, इस लेवल का ऑटोमेशन है उनका। आज वर्ल्ड की 70% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अकेले चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ओके। दूसरा कि हमने यहाँ पे फोकस किया है 4 व्हीलर टेस्ला टाइप की चीज़ पे, लेकिन सच ये है कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सेल होती है, ऑलमोस्ट 57% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हो रहे हैं दे आर 3 व्हीलर्स ऑटो रिक्शाज, उसके बाद 6% हैं 2 व्हीलर्स, ओके, उसके बाद फिर पैसेंजर व्हीकल एंड सो ऑन। This International Energy Association attributed India as the world's largest market for electric three-wheeler in 2024। सबसे ज़्यादा थर्ड 3 व्हीलर्स हमारे यहाँ सेल हुए इलेक्ट्रिक। तो ये जो ड्यूटीज़ लोअर हमने किए, इट विल वेटिएट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एंड इंडियाज ईवी प्लेज रिक्वायर मोर गवर्नमेंट सपोर्ट इन द अर्ली ग्रोथ स्टेजेस ऑफ द इंडस्ट्री, जो कि इंडिया दे रहा था पिछले कुछ साल से, बट इस बार कहीं ना कहीं इंडिया थोड़ा सा झुक गया इस चीज़ में। चलो आगे चलते हैं। एक आर्टिकल और हमारे पास काम का है। अच्छा हाँ, यूएस का हमेशा से एक कंसर्न रहा है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट क्यों नहीं खोलता। अब अगर हम एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में बात करें तो यूएस एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट, पहली बात तो ये जान लीजिए कि यूएसए का ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है ना, $47.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के फेवर में। इसलिए ट्रम्प बार बार इंडिया को परेशान करता है कि इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट लेके बैठे हो आप, ठीक है, या तो टैरिफ कम करो, नहीं तो फिर हम अपने टैरिफ बढ़ाएंगे आपके प्रोडक्ट्स पे। और ये दिखता भी है यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। यूएसए जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो है जस्ट $2.2 बिलियन का। इंडिया जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए में, दैट इज़ $5.75 बिलियन। ये सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट तो बहुत हाई है, $47.5 बिलियन का, ओके। इसलिए यूएसए कहता रहता है कि आप एग्रीकल्चर का मार्केट खोलिए यहाँ पर। US want to export more agriculture products including corn, soybeans, animal feed, but faces the high tariff। इंडिया इस पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे बहुत हाई टैरिफ लगाता है यूएसए पे, इसलिए ट्रम्प फिर परेशान करता है। टैरिफ भी कितने, 39 से 50%। अब ट्रम्प ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर टैरिफ कम करा लिया है तो इसके लिए भी कम करवा ही लेगा। अब देख लीजिएगा बाय द ईयर एंड इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट ओपन होगा। द नीड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम ग्लोबल प्राइस वोलेटिलिटी, क्योंकि हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो उतने ज़्यादा सक्षम नहीं है यूएसए की तरह। चलो मैं यहाँ पे आपके साथ, ये मैंने अप्रैल को पेपर था आई थिंक 1 अप्रैल का, तब ये आर्टिकल आया था, तब आप लोग अपने एग्जाम में बिजी थे। यहाँ पर यूएसए ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, ये करता रहता है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, तो इसने यहाँ पे काफ़ी सारे कंसर्न्स रेज किए थे ओवर इंडियाज़ ट्रेड पॉलिसी कि ये बैरियर है फॉरेन ट्रेड को लेके। तो सभी को हम फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट इज इंटरनेट शटडाउन। यूएस कहता है कि देयर इज लोकलाइज शटडाउन जो डिस्टर्ब करता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, जैसे अमेजोन की, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये। सेकंड इज डेयरी फीड रेगुलेशन। अब एक बात बताइए आप, हम लोग जो मिल्क वगैरह लेते हैं, अगर सपोज कीजिए कि वो मिल्क ऐसी काऊ या बफेलो से आ रहा है जो नॉन वेज टाइप की चीज़ खा रही है, ठीक है, या प्रॉपरली कुछ ऐसे एनिमल को खाया है उसने कि पूरा का पूरा उसका ब्लड ही गया है उसकी बॉडी में, राइट, या फिर उसका ऑर्गन गए हैं,
काऊ या बफेलो की बॉडी में, तो वैसा मिल्क हम लोग अलाउ नहीं कर सकते, राइट। तो इंडिया वही कहता है, इंडिया मैंडेट्स दैट योर डेयरी प्रोडक्ट्स मस्ट कम फ्रॉम एनिमल्स दैट हैव नॉट कंज्यूम्ड ब्लड, मील और इंटरनल ऑर्गन्स। बट यूएस कहता है कि यार ये तो फालतू की बातें हैं, रिलीजियस बातें हैं, इट लैक साइंटिफिक जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये भी एक तरह का बैरियर मानता है यूएसए। थर्ड इज एग्रीकल्चर और जीएम क्रॉप को लेकर इंडिया ने कहा है कि हमें जीएम फ्री सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए मिल्क के लिए, पोर्क के लिए, फिश इंपोर्ट्स के लिए, तभी जाकर हम इसको अलाउ करेंगे। हम लोग जीएम प्रोडक्ट्स अभी अपने यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते। तो अगेन यूएस वही कहता है कि देखिए ये सब तो फालतू की बातें हैं, इनका कोई साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट नहीं है कि जीएम क्रॉप हार्मफुल है। The report raised concerns over India's agriculture support programs, claiming that they distort markets. ठीक है, स्पेशली हमारा एमएसपी, कि आप बहुत सारा स्टॉक कर लेते हो यहाँ पे, आप ये अपना पूरा गेहूं सोयाबीन ग्लोबल मार्केट में आने नहीं देते हो। इस वजह से क्या होता है कि ग्लोबल मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है इस चीज़ की, और शॉर्टेज होने की वजह से प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में बढ़ जाते हैं। तो यूएसए का हमेशा रहा है कि इंडिया का एमएसपी प्रोग्राम एंड दिस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पीडीएस ये बंद होना चाहिए, ये मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। इट ऑल्सो क्रिटिसाइज दैट इंडियाज पर्ल्स इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस आर बीइंग ओपेक एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो हमने उनकी पर्ल्स की इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे और हम लोग डोमेस्टिकली इसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे पल्सेस का। ओके, नेक्स्ट इसने बात की, कौन सा पॉइंट है ये, फोर्थ। नेक्स्ट बात की उसने इंडिया डेटा लोकलाइजेशन रूल। It raised concern over India's data localization requirement for payment services provider and banks। और हमने कल ही देखा था, ठीक है, चाइना ने भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि हमारे लोगों का डेटा हमारे यहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर वो आप लोग मिसयूज़ करते हो उसको अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए, चैट जीपीटी टाइप के, ओके, और प्राइवेसी वायलेशन होती है। तो ये डेटा लोकलाइजेशन पसंद नहीं आता अमेरिका को हमारा। Since 2018, RBI has mandated that all electronic payment data related to Indian citizen must be stored on local server. US argued that this regulation was introduced without stakeholder consultation and it hampers the foreign firms' ability to detect fraud and secure global network. फिर एक और इशू आता है इसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके, क्योंकि उसने हमेशा से इंडिया, काफ़ी टाइम से इंडिया को रखा हुआ है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे कि आपके यहाँ पर हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट होती है। फर्स्ट ए मान लेते हैं इसको, पेटेंट डिलेज। आप लोग का जो वेटिंग पीरियड है पेटेंट की एप्लीकेशन और पेटेंट की ग्रांट में, वो बहुत ज़्यादा डिले होता है। आज अप्लाई करो, आप 8-9 महीने बाद जाके देते हो, ठीक है। ट्रेडमार्क में भी ऐसा ही है। पेटेंट रिस्ट्रिक्शन, US continues to monitor India's Section 3D of Patents Act, which limits the patentability to prevent the evergreening of pharmaceutical patent। इसमें ये लोग क्या करते हैं, आज फॉर्मुलेशन बनाया, कोई दवाई बनाई, उसमें फिर 20 साल का पेटेंट लिया, फिर जब वो एक्सपायर होने वाला होगा तो उसके केमिकल फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे और कहेंगे दिस इज़ न्यू इन्वेंशन, दोबारा दे दो। उसी प्रोसेस को कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, ठीक है, जो कि प्रोहिबिट करता है हमारा सेक्शन 3D ऑफ पेटेंट एक्ट। तो यूएसए को ये भी पसंद नहीं आता। थर्ड है कि आपके यहाँ पे जो आईपी एनफोर्समेंट है वो बहुत वीक है। देर इज़ इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज टेस्ट डेटा, लैक ऑफ अर्ली रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, एंड डिले इन ट्रेडमार्क ऑपोजिशन प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब ये है यहाँ पर दैट हम लोग क्या करते हैं, जब आप पेटेंट वगैरह अप्लाई करते हो ना फॉरेन फर्म्स वगैरह, तो हम उनसे कहते हैं कि एक काम कीजिए कि आप जरा डिस्क्लोज तो कीजिए आपके टेस्ट के क्या रिजल्ट थे इस दवाई के, ठीक है, और अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो तो फिर हम नहीं देंगे पेटेंट। तो यूएसए कहता है यार ये गलत है, ठीक है, अगर हम नहीं भी डिस्क्लोज कर रही है हमारी कंपनी से अपना डेटा तो आप पेटेंट तो दो, ठीक है, न्यू इन्वेंशन है। पर इंडिया कहता है कि आप पहले डेटा तो दीजिए कि आपने जो टेस्ट किए क्या वो वाकई में एक नई दवाई है या वो वाकई में इफेक्टिव है किसी एक बीमारी पर, ओके। और एक और है उसका ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन, द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लॉज फॉर सेफ गार्डिंग द ट्रेड सीक्रेट। वही जैसे दो कोचिंग्स हैं तो उनके आपस के स्टूडेंट्स की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, वो फिर एक दूसरे को फ़ोन लगाते रहते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज ले लो, हमारे यहाँ ये कर लो वो कर लो, राइट। तो वो ट्रेड सीक्रेट का ही पार्ट है, यानी कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा, उनके फ़ोन नंबर, वो उसके लिए ट्रेड सीक्रेट का ही पार्ट होता है, ओके। ये 5 हुए। और एक और है 6th वाला मेडिसिन प्राइस कंट्रोल। अब हम लोग लेके आते हैं ना अपनी NPPL, ठीक है, वो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वाली, उसको लेकर है कि यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करता है दैट इंडिया ने प्राइस कैप जो लगा रखा है यहाँ पे, जैसे स्टेंट, ये दिल का ऑपरेशन जब होता है उसमें यूज़ होता है, या नी इम्प्लांट होते हैं, तो इसमें सरकार ने कैप लगा रखा है कि इससे ज़्यादा महंगे नहीं हो सकते, आर्गिंग दैट दे डिस्करेज अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कंसर्न्स,
ठीक है। तो ये सारे कंसर्न्स हैं इंडिया यूएस के ट्रेड को लेके। आई होप ये सारी चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो गई होंगी। ओके, आगे चलें। इंडिया मंगोलिया ने यहाँ पे एक जॉइंट एक्सरसाइज की है, नोमैडिक एलिफेंट। अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, खुद से लिख लेना वही सारी चीज़ें जो फैक्ट बुक में मैंने लिखवाई थी, क्योंकि ये सब कुछ सेम ही होता है। क्या कर रहा है यहाँ पे, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर रहे हैं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह में, इंप्रूविंग इंटरऑपरेबिलिटी, रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली टू कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड सो ऑन। ठीक है, यही सब बोल बच्चन होता है हमेशा जॉइंट एक्सरसाइज में। यहाँ पे ये लीवर की कंडीशन को लेके मुझे सिर्फ यहाँ पे एक फैक्ट में इंटरेस्ट है, दैट इज़ दिस। कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एज अगेंस्ट 30% ऑफ ग्लोबल इंसिडेंस, जैसे आपने सुना होगा ना किसी का लीवर फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, ये कई लोगों में प्रॉब्लम होती है। ये होती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। एज अगेंस्ट 30% ग्लोबल इंसिडेंस, 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टैटोटिक लिवर डिजीज़। ठीक है, मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट था। कभी अगर लाइफ स्टाइल टाइप के किसी क्वेश्चन में लिखना पड़ा तो ये हम ज़रूर मेंशन करेंगे। ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या है इस बीमारी का? एक ही सॉल्यूशन है, वेट रिडक्शन। ओके, इट इज़ द की टू ट्रीटिंग दिस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कंडीशन ट्रिगर्ड बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स सच एज ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड इंसुलिन। अच्छा, डायबिटीज़ से मैंने आपको पूरा नोट दिया था, ओके, क्योंकि टाइप 5 डायबिटीज़ न्यूज़ में आया था, तो ये मैंने आपको करवा दिया है पहले। दो द डिजीज इज स्टैटिक और रिवर्स इन 80% to 85% केसेज, इट इज़ नॉट हार्मलेस एंड कैन नॉट बी इग्नोर। ठीक है, रिवर्स हो सकती है, ठीक हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आप ये मान लें कि बिल्कुल हार्म नहीं करेगी, छोटी सी बात है, नहीं, वो हार्म कर सकती है, इसलिए टाइमली उसका ट्रीटमेंट करा लो। मेंटल हेल्थ केयर, हमने इस पर पूरा का पूरा एक मेन सेशन किया था पिछले साल, और हम इसको दोबारा भी करेंगे। मैं मेंस 450 प्लस में कराऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे कुछ फैक्ट्स याद रखने को कहूँगा, स्पेशली दिस वन। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे आंसर राइटिंग में, मैं करवाऊँगा आपके साथ। ग्लोबली मेंटल हेल्थ कंडीशंस अफेक्ट 1 in 5 adults, with WHO estimating an annual productivity loss of over $1 trillion due to untreated mental health issue। हमारे यहाँ कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनके साथ मेंटल हेल्थ का भी कोई इशू है काफ़ी टाइम तक, जब तक बहुत सीरियस ना हो जाए बीमारी। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पर वन आउट ऑफ एवरी 5 एडल्ट, ओल्ड मैन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, 1 in 5 adults सफ़र फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मेंटल डिजीज़। और उस वजह से क्या होता है, उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लो होती है एंड ओवरऑल इकोनॉमी सफ़र्स विद ओवर $1 trillion। Okay, following the Mental Health Care Act 2017, IRDAI directive, mental health is now covered at par with physical illness across health insurance plan in India। तो एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी है कि आज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो है इस एक्ट के आने के बाद बिल्कुल जो फिजिकल इलनेस होती है उसी के बराबर इसको कंसिडर कर रही है, तो लोग इसको लेकर भी इंश्योरेंस लेते हैं आजकल, क्योंकि ओल्ड एज में इस तरह की बीमारियां होना कॉमन है आगे चल के। Women are significantly more likely to opt for policies that include mental health benefits, especially aligned with life stage transitions such as pregnancy, menopause और केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये भी एक पॉइंट है जो हम यूज़ करेंगे अपने आंसर में, दैट women are more vulnerable and mental health insurance adoption is still concentrated in tier 1 cities with more than 50% of total uptake। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा एक और वे फॉरवर्ड बनेगा कि हमें टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में इस तरीके के इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाना होगा विद रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ। ओके, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम अपना रेगुलेशन इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन कर सकते हैं, अर्ली अडॉप्शन कर सकते हैं, तभी जाके लोग क्या करेंगे, इस तरह के इंश्योरेंस को सीरियसली लेंगे। ओके, चलो ये इंश्योरेंस वाला पेपर है, मुझे सिर्फ यहाँ से 1-2 पॉइंट उठाने थे, जब मैं आपके साथ मेंटल हेल्थ टॉपिक तैयार कराऊंगा तो उसमें हम यूज़ करेंगे। वैगनर ग्रुप इज़ नाउ रिप्लेस्ड बाय रशियाज अफ्रीका कॉर्प्स इन माली। अब वैगनर ग्रुप क्या है, ये वही है जिसके चीफ को पुतिन ने, मतलब जैसा माना जाता है, ऑब्वियसली आप बोल नहीं सकते ऐसा, ठीक है, इसके चीफ को प्लेन क्रैश में मरवा दिया था। ठीक है, क्योंकि वैगनर ग्रुप कहीं ना कहीं पुतिन के अगेंस्ट ही रेबिलियन करने लगा था। अब ये जो वैगनर ग्रुप है, दिस आर काइंड ऑफ फ्रीलांस फाइटर्स, जैसा आपने सलार मूवी में देखा हो, सब अपनी अपनी आर्मी लेके आते हैं बस। तो यहाँ पे वो माली वगैरह को एडवाइस करती थी कुछ, लेकिन हालांकि माली कभी मानता नहीं था इस तरीके से, और इस वैगनर ग्रुप के ऊपर अल्टीमेटली पूरा जो कंट्रोल था वो रशिया का ही था, यानी कि पुतिन का ही था। ठीक है, लेकिन बाद में इस वैगनर ग्रुप को उसने डिसबैंड कर दिया है पुतिन ने। तो रशियन पैरामिलिट्री ग्रुप वैगनर हैज़ लेफ्ट माली
एंड दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम वो कर रहे थे, इट हैज़ बिन टेकन ओवर बाय मॉस्को रन अफ्रीकन कॉप्स, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। माली रूलिंग जनता, क्योंकि यहाँ पे कूप हुआ है अभी 2020 और 2021 में, इट हैज़ ब्रोक ऑफ इट्स टाइज विद फॉर्मर कॉलोनियल पावर फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता था, तो माली ने ये मान लिया कि हमें फ्रांस नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं ये टिल्ट करने लगा टुवर्ड्स रशिया फॉर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वर्ल्ड दो कैंप में डिवाइड होता जा रहा है। वो यू नेवर नो, शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, अपने पीक पे कब पहुँचेगी वो देखा जाएगा। बट जिस तरीके से 3 साल से रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, गाज़ा वॉर चल रही है, इंडिया पाकिस्तान भी वॉर के करीब आ ही गए थे, तो यू नेवर नो कि इस वक्त वर्ल्ड में हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग तो हो चुकी है। ओके, अब ये है यहाँ पर कि हम लोग अपने क्लाइमेट को री इंजीनियर, अब ये जो एग्जैक्ट टॉपिक है ना यहाँ पर जो मेंशन किया है कि हम एरोसॉल वगैरह को इंजेक्ट कर दें, और ये क्या करेंगे, एरोसॉल ये रिफ्लेक्ट कर देंगे सनलाइट को, वहीं से लैंड तक आएगी ही नहीं सनलाइट, तो ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक लेंगे, कार्बन एमिशन पे क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा ये वाला, अगर आएगा पूरा तो क्लाइमेट री इंजीनियरिंग को लेकर आएगा। मैंने इस पर आपको पूरा एक मेंस का सेशन कराया हुआ है, यूट्यूब पर ही है, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, या फिर मैं दोबारा करवाऊँगा इसको भी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सन से जो रेज आ रही है, हम लोग कुछ ऐसा कर देना कि वो ग्राउंड तक पहुँचे ही ना, हम लोग आसमान में ही कुछ ऐसा कर दें जिससे कि सनलाइट वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसी का एक मेथड होता है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल। ओके, यहाँ पे हम लोग इस तरह के एरोसॉल्स वगैरह डाल दें बहुत सारे, और ये क्या करेंगे, इस सनलाइट को यहीं से रिफ्लेक्ट कर देंगे। या फिर हम लोग बड़े बड़े मिरर्स लगा दें स्पेस में, जिन मिरर से सनलाइट टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये दो तरीके हो गए आपके यहाँ पर सनलाइट को अर्थ पे आने से पहले ही। या फिर हम सरफेस का एल्बिडो बढ़ा दें, एल्बिडो किसका हो सबसे ज़्यादा होता है, स्नो का, 90% रिफ्लेक्ट कर देता है। या फिर आपकी जो ग्रीनरी वगैरह है, प्लांटेशन वगैरह, वो सब क्या करते हैं, एल्बिडो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा, हम कुछ केमिकल्स यूज़ करें अपने क्लाउड्स में जिससे उनकी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया, 4 हो गए। देन डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ हाई एल्टीट्यूड सीरस क्लाउड, अगर हम इन क्लाउड्स को ही कम कर दें, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड वाले, तो भी ये बेटर होगा हमारे लिए, क्योंकि जब अर्थ यहाँ से हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपको पता है ना, आएगा अर्थ एब्जॉर्ब करेगा, फिर रात में रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रात में ये क्लाउड इसको रोकते हैं। तो अगर हम ये क्लाउड ही हटा दें हाई एल्टीट्यूड से, तो ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चली जाएगी। तो ये 5 तरीके हैं यहाँ पे हमारे क्लाइमेट को री इंजीनियर करने के लिए, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी करवाई है। अब ये जो पूरा इतना बड़ा आर्टिकल आया है, उसमें एक सिंपल सी बात उन्होंने बोली है, दैट कि हम लोग यहाँ पर इतने स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे जाने की बजाय, इतने हाई लेवल पे जाके स्प्रे करने की बजाय, अगर हम नीचे स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फिर कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जितना ज़्यादा केमिकल यहाँ यूज़ होगा ना, अगर हम कम लेवल पे कर रहे हैं, उससे हार्डली कहीं लेस देन हाफ या लेस देन 1/3 इतने केमिकल में ही यहाँ पे काम हो जाएगा हमारा, अगर हम हायर में कहते हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट वगैरह जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ज़्यादा हायर स्ट्रेटोस्फीयर में मत जाइए, आप नीचे ही कर लीजिए। यही बात इन्होंने यहाँ बोली है। हायर एल्टीट्यूड इंजेक्शन इज जनरली मोर इफेक्टिव बिकॉज पार्टिकल्स स्टे इन द स्ट्रेटोस्फीयर फॉर लॉन्गर, क्योंकि वहाँ उतनी ज़्यादा विंड वगैरह नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे पार्टिकल्स जो हम डालेंगे वो स्टे कर सकते हैं। जबकि पार्टिकल्स रिलीज एट द लोअर एल्टीट्यूड आर मोर लाइकली टू बी कॉट इन क्लाउड्स एंड वॉश्ड आउट बाय रेन, वो रेन उनको वॉश आउट कर देगी। लेकिन इसके बाद भी डेस्पाइट दिस रिसर्चर्स आर सेइंग दैट स्प्रेइंग पार्टिकल्स एट लोअर हाइट इज टेक्निकली लेस चैलेंजिंग एंड इट डजंट रिक्वायर स्पेशली डिजाइंड हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट, ये ज़्यादा एक्सेसिबल भी हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। ओके, तो साइंटिस्ट यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं कि हमें इनको यूज़ करना चाहिए लोअर लेवल पर। एक पॉइंट और है जो मुझे आपको बताना है, वो भी काम का है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, दिस वन। ओके, अब अगर हम लोग लोअर लेवल पे कर रहे हैं इसको, तो 21 मिलियन टन्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमें रिलीज़ करनी पड़ेगी वहाँ पर। जबकि अगर हम हायर लेवल पे करते हैं तो ये सिर्फ 7.6 मिलियन, यानी कि इसके 1/3 में काम हो जाएगा। ठीक है, अब इनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग क्यों नहीं करते हैं ये, हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसके साथ काफ़ी सारे रिस्क भी आते हैं, जैसे सोशल, यानी कि इससे जनता जो लोग हैं वो और ज़्यादा बेकाबू हो जाएंगे।
कि ठीक है वहाँ पे हो जाएगा वो तो ऊपर क्लाइमेट मैनेज, तो उससे क्या होगा, लोग और ज़्यादा पॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे और केयरलेस हो जाएंगे, कोल को और ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, तो उसकी सोशल कॉस्ट भी आएगी कि आप ठीक है ऊपर से गर्मी नहीं आ रही है बट नीचे तो आप अपनी सांस और अपनी हवा को तो ख़राब कर रहे हो ना, तो सोशल कॉस्ट भी आएगी और जियो पॉलिटिकल रिस्क भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जो कर रहे हो, जो केमिकल आप स्प्रे कर रहे हो, ये सिर्फ आपकी कंट्री के ऊपर ही नहीं है, ठीक है, ये पूरे ग्लोब के वेदर को इम्पैक्ट करेंगे। तो ये जियो पॉलिटिकल रिस्क भी लाएंगे कि हो सकता है कोई कंट्री या कोई रीजन पूरा ड्राई होना शुरू हो जाए, ठीक है, वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन बढ़ने लगे, रेनफॉल इम्पैक्ट हो जाए उसकी, राइट। एज वेल एज डायरेक्ट साइड इफेक्ट सच एज डिलेड रिकवरी ऑफ द ओजोन होल एंड एसिड रेन भी ज़्यादा हो सकती है इससे फिर। द कूलिंग इफेक्ट विल ऑल्सो बी मोर प्रोनाउंस्ड इन पोलार रीजन दैन इन द ट्रॉपिक्स, और जबकि जो अधिकतर गर्मी है वो तो ट्रॉपिक्स में है ना, और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट बेनिफिट होगा पोलार रीजन में, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता फिर, राइट। उसके बाद फिर कुछ इकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी लेके आएगा ये हमारी बायोडाइवर्सिटी पे, तो ये और भी कुछ नए चैलेंजेस लेके आएगा ये, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल मेक द कंट्रीज कॉम्प्लिसेंट अबाउट कर्टेलिंग एमिशंस। ठीक है, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज साइंटिस्ट लोगों ने, एटलीस्ट जो साइंटिस्ट है इस फील्ड में, वो तो मना करते हैं दैट दिस टेक्नोलॉजी इज अनगवर्नेबल इन फेयर डेमोक्रेटिक एंड इफेक्टिव मैनर। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक मैजिक माइक्रोस्कोपी बनाई है इन्होंने, इसका कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, इन्होंने एक टेक्निक बनाई है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टू सी दी 3D शेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। राइट, ये टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं मेंस में, कुछ मंथ बाद दोबारा कर लेंगे जो भी अपडेशन आएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।